जो ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से इन दिनों सीख रहे हमने। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, आधे ऑर्गेनाइजेशन सीख लिया, लीनियर सीख लिया, फंक्शनल क्या होता है वो सीख लिया, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, सब। लास्ट का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीख ले और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो भी इसमें सीख ले। 2 चीज़ आज हम कवर करेंगे। मेरे को कमेंट आ रहे थे लोग, मैं चड्डा देख रहे हैं, आज चड्डा ही नहीं दिखा रहा मैं। चल आगे शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ना, जैसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हमने जो फर्स्ट पढ़ा था वो कैसे एकदम एसेंट होता था, पुराना होता था, और यहाँ उल्टा है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये एकदम लेटेस्ट है, रिसेंट है और एकदम मॉडर्न बोल सकते हो। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जब तब फाइंड करना होता है जब 2 डिफरेंट काम को हमें को एक साथ करना है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को साथ में करना है, तब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। सिंपल, जो रेगुलर हम रोज का जो काम करते हैं वो, रोज का जो हम काम करें वर्क होता है वो, और हमारे जो मेन प्रोजेक्ट हम बनाते हैं बिजनेस के जो प्रोजेक्ट, ये 2 चीज़ को साथ में करना होता है, तब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। तो एक कॉम्बिनेशन है वर्क स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। ये सब है। मैंने एनी प्रोजेक्ट के लिए, मैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजर रखते हैं। जैसे नंबर 1 प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर 1, नंबर 2 प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर 2, ऐसे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट ऑन टाइम। जो एक प्रोजेक्ट होता है उसमें ये मैनेजर को रखा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कंप्लीट पूरा भी करना है और टाइम पे पूरा करना है, वो भी होता है। इसमें एक्सपर्ट्स रखते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स रखते हो। इसमें इसका फॉर्मेशन, इसकी डिज़ाइन कैसी होती है पता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की? इसमें ऐसी डिज़ाइन होती है, देखो ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब खड़ोना लाइन, सीधी लाइन। वर्टिकल में क्या होता है कि ये तो सिंपल्स वर्क होते हैं। सिंपल्स वर्क में पता है प्रोडक्शन वर्क हो गया, अकाउंट वर्क हो गया, सेल्स वर्क हो गया, डिपार्टमेंट वर्क हो गया, ये वर्टिकल जो हम पढ़ते हैं। बट इसको जो टच करती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसी होती है वो टच करती है ना, वो 3-4 होती है, मतलब वो अलग अलग प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3, और यही प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर रखा है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सिंपल डिजाइन बोलती है। तो है वर्टिकल लाइन में हमारे जो वर्क स्ट्रक्चर है वो, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में उसमें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, दोनों फॉर्म एक साथ होते हैं, तब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है। तो आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। आपको बताओ, जब छोटे बिजनेस होते हैं, जब लोग ज़्यादा नहीं होते, बिजनेस छोटा होता है, तो वहाँ एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस ओनर होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, वो अकेले सारे डिसीजन लेगा। मेजर एंड इंक्लूड्स माइनर। मेजर मतलब मेन डिसीजन, माइनर मतलब छोटे मोटे डिसीजन भी वही लेगा। बट जब बड़ा बिजनेस होता है, जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, हाँ, और हमने वो भी टॉप लेवल अलग, बॉटम, मिडल अलग, बॉटम, जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें हमें वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। सिंपल भाषा में देखो, सेंट्रल मतलब जब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के पास हो, और ये डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सबके पास, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो उसको तो अपने मेन काम में फोकस करना है, तो वो अभी अपनी जितनी पावर है वो मिडल को देगा, वो काम देखने के लिए मिडल लेवल अब थोड़ी पावर बॉटम को देगा। तो यह पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि बिजनेस बड़ा है तो सब काम करने के लिए सबको पावर देनी पड़ेगी, तभी काम क्या होगा, स्मूथली होगा, ये याद रखना। और इसका मीनिंग सिंपल सा यही बोलता है, डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर। हम जब पावर देंगे, डेलीगेशन मतलब गिव आप पावर दोगे ऊपर से नीचे तक एकदम ऑर्डरली मैनर, मतलब टॉप से बॉटम नहीं, टॉप से मिडल, मिडल से बॉटम, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। सिंपल। इसकी इंपॉर्टेंस में सीधा आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस में क्विक डिसीजन कैसे लेंगे? अब समझ लो, सेंट्रलाइजेशन में पावर सिर्फ ओनर के पास रहती है, तो ये जो इम्प्लॉयज को क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो उनसे पूछना पड़ेगा ना। अब सिंपल सा है, उनको डिसीजन है, अरे मशीन ये टाइम में चालू करूँ कि नहीं, ये टाइम में तो सर ने मना किया है, फिर भी हमें प्रोडक्शन करना, हम चालू करें कि नहीं, ये भी पूछने के लिए ऊपर जाएंगे। बट अभी हमें पावर दी है, हमें पता है कि हमें फायदे के लिए अभी मशीन ऑन करनी है, प्रोडक्शन करने के, तो हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जब पावर होगी, थोड़े जितनी भी एम्प्लॉयज पर पावर होगी, तो क्विक डिसीजन लेंगे, जल्दी डिसीजन लेंगे, और वो जल्दी डिसीजन लेंगे तो वो खुद इंप्रूव हो गए। लेस वर्क लोड ऑन टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल सारे, वो टॉप लेवल भी पावर को बांटेगा तो उसको सारा लोड नहीं आएगा। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सब पावर टॉप लेवल के पास हो तो उसको लोड आ जाता है, माइनर वर्क देखना पड़ता है, तो वो मेजर वर्क में फोकस नहीं कर पाता, जो उसका मेन जो मेजर वर्क है उसको माइनर वर्क भी संभालना होता है, तो लोड आ जाता है। फिर भी या पावर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसको सिर्फ मेजर वर्क में ध्यान देना है, बाकी माइनर वर्क मिडल और बॉटम देखेंगे, तो लेस वर्क लोड हो जाता है। इंक्रीज मोटिवेशन, या एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, छोटे छोटे मैनेजर को मोटिवेट मिलता है। क्यों मोटिवेट मिलता है?
ये वो भी सोचते हैं टॉप लेवल ने हमें भी पावर दिया है तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं। वो रोज़ डिसीजन लेते हैं, रोज़ उनका काम हो गया, अभी उनके पास भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरवाइजर देख रहा है वर्कर काम कैसे कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, तो उनका रोज का हो गया डिसीजन लेना। वो रोज़ डिसीजन लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेट मिल रहा है, वो भी मोटिवेट हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ भी, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको आ जाता है। इनसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इनका मोटिवेशन भी होता है। इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको भी भाव दिया ये एम्प्लॉयज जैसे समझ से, इनकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ भी बढ़ती है, मैनेजमेंट की अलग अलग एबिलिटीज़ बढ़। अब क्या मैनेजमेंट एबिलिटीज़ भी बढ़ी कि अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल और मिडल लेवल दोनों को पावर दे रहा है अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, वो भी डिसीजन लेंगे। अगर वो डिसीजन लेंगे तो उनको मैंने बोला ना उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो मोटिवेट तो हो गया, फिर भी उनकी एबिलिटीज़ बढ़ी है, उनका रोज का काम हो जाएगा, तो अब उसमें वो माहिर हो जाएंगे। एक तरह ऐसा आएगा कि वो एफिशिएंट लीडर बन जाएंगे, धीरे धीरे वो एफिशिएंट लीडर बन जाएंगे और वो इतने अच्छे डिसीजन लेने लगे कि तो प्रोफेशन ही बन जाएंगे। तो क्या उनको चांसेस होगा कि टॉप लेवल उन्हें क्या मैनेजर बनाए, उनका क्या हुआ, उनका क्या करे, प्रमोशन करे, ये भी हो सकता है। तो इससे मैनेजमेंट एबिलिटीज़ बढ़ती है, उल्टा बिजनेस को फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, इफेक्टिव कंट्रोल। अब आप इंप्लॉयज़ को पावर दोगे, छोटे छोटे मैनेजर को पावर दोगे, तो इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे मैनेजर को पावर दोगे, इससे क्या होगा कि वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकेगा। अब समझ लो सुपरवाइजर को आपने पावर दी है वर्कर को कंट्रोल करने के लिए, तो सुपरवाइजर के बाद पावर है, वो वर्कर गलत करेगा, प्लानिंग के विपरीत करेगा, तो उसको पावर है ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा इफेक्टिव कंट्रोल बना रहेगा, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ये जरूरी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बदौलत ही हो सकता है। हारमोनी भी क्रिएट होगी, हारमोनी मतलब यूनिटी बोल सकते हो, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, हारमोनी क्रिएट होती है, क्योंकि सब एक साथ वर्क कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रही है, तो एक हारमोनिक यूनिटी क्रिएटेड हो जाती है इसमें। तो ये था इसका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारा अब लास्ट टॉपिक बचा है 2, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हम साथ में समझेंगे लास्ट वीडियो में। सोचो डे 4 आ गया है, लास्ट डे 5 में हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देंगे। बाय गाइस।